नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोकतंत्र के महापर्व का आगाज़ हो चुका है। आज लोकसभा के तीसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 12 राज्यों के 93 लोकसभा सीटों पर चुनाव है आज, और लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। और जो पोलिंग स्टेशन हैं, पोलिंग बूथ हैं, वहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोग मतदान के लिए मतदान केंद्र पर पहुँच रहे हैं। दोस्तों, 12 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव है, और इसमें 1391 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। अगर मैं बात करूं तो बिहार में 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है, कर्नाटका में 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है। वहीं अगर मैं गोवा की बात करूं तो गोवा में 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसके अलावा गुजरात में 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। बंगाल की 4 लोकसभा सीटों पर, इसके अलावा दादरा दमन दीव जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर 2 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। दोस्तों, मायावती जी ने इस बीच एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन तमाम वोटर्स को संदेश दिया है कि आप क्या करें। क्या कहा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश को लेकर जो चीज़ें हैं उसे समझिए। पहले उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें और यहाँ पर कौन कौन चुनाव लड़ रहा है उसे आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर विस्तार से चर्चा करूं, सबसे पहले मायावती जी का बयान आपको बताना चाहता हूं। जैसे ही मतदान शुरू हुआ, मायावती जी ने कहा कि देश में आज लोकसभा के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें खासकर गरीबों, बेरोज़गारों, किसानों, महिलाओं और अन्य वंचितों को ये ज़रूर सोचना है कि बीजेपी के अच्छे दिन तो आपने ला दिए, लेकिन आपके अच्छे दिन लाने के लिए उसके बहुप्रचारित लुभावने वादे का क्या हुआ, बल्कि उनका जीवन इतना त्रस्त क्यों है। कांग्रेस की गरीबी हटाओ की तरह बीजेपी द्वारा भी बड़ी वादा खिलाफी, जबकि देश को संविधान के मानवतावादी और कल्याणकारी पवित्र उद्देश्य के तहत चलकर बहुजनों का अपेक्षित विकास सरकार का मूल मंत्र है, मूल कर्तव्य है। फिर करोड़ों गरीबों, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों का जीवन लगातार लाचार है, बदहाल है, क्यों? ये सवाल पूछा है। मायावती जी ने साफ तौर पर कहा कि आप लोगों ने तो बीजेपी के अच्छे दिन ला दिए, 10 साल आपने सरकार बनाई, लेकिन क्या बीजेपी ने आपके लिए अच्छे दिन लेकर आई? ये सवाल पूछा है मायावती जी ने, और बीजेपी को लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े किए हैं। दोस्तों, जिससे दिल्ली की गद्दी पर बैठना है उसे उत्तर प्रदेश फतेह करना होगा, इसलिए हम उत्तर प्रदेश पर आज फोकस करेंगे। चलिए बताते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से। दिल थाम कर बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए, जल्दबाजी मत करिएगा, सारी चीज़ें इत्मीनान से सुनिएगा। कहाँ कहाँ चुनाव है, कौन कौन मुकाबले में है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे बदायूं लोकसभा सीट की। बदायूं में बीजेपी ने इस बार दुर्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। उधर सपा ने शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतार दिया है। आदित्य यादव अपना पहला बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम खां को बदायूं से प्रत्याशी बनाकर मामले को रोचक बना दिया है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि बसपा का समीकरण दोनों की राह में रोड़े अटका रहा है। बदायूं में बसपा ने पेंच फंसा दिया है, और बदायूं में सीधे तौर पर बसपा के जीत की राह आसान होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बसपा ने बदायूं से मुस्लिम प्रत्याशी दिया है, इसलिए खास तौर से बसपा को यहां फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, अगर मैं बदायूं के मुद्दे की बात करूं तो यहां मुद्दा है मेडिकल कॉलेज का काम पूरा करने की मांग हो रही है, रामगंगा बैराज का काम पूरा करने की मांग हो रही है, बिसौली में बाईपास के निर्माण की लगातार मांग हो रही है। चलिए अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है दोस्तों आंवला। आंवला में दोस्तों इस बार कड़े मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। बीजेपी के धर्मेंद्र कश्यप तीसरी बार यहां से आंवला से चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी दावा कर रही है कि धर्मेंद्र कश्यप हैट्रिक लगाएंगे। वहीं नीरज मौर्य को मैदान में बसपा ने उतारा है। यहां मौर्य वोटरों की भारी संख्या है। वहीं बसपा के आबिद अली साइकिल की गति को कम करने का लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस बार बीएसपी का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है, तो यहाँ कड़े मुकाबले के आसार हैं।
जिस तरीके से आंवला में तीसरी बार जीतने की कोशिश या दावे बीजेपी कर रही है, यहाँ पर मुकाबला कड़ा होने वाला है। चलिए आंवला के मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ छुट्टा पशु मुख्य मुद्दा है। पर्यटन स्थलों का विकास नहीं हो पा रहा है। लोकसभा क्षेत्र की हाईवे कनेक्टिविटी ना होना भी मुख्य मुद्दा है। चलिए दोस्तों अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है हाथरस। दोस्तों हाथरस में भारतीय जनता पार्टी ने अनूप प्रधान को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने जसवीर वाल्मीकि को मैदान में उतारा है। मायावती जी ने हेम बाबू धनगर को मैदान में उतार कर ये जो मुकाबला है उस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। दोस्तों जो हाथरस है वो एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। ऐसे में दोस्तों हाथरस के लिए कहा जा रहा है कि राहों में फूल कम, कांटे ज़्यादा बिछाए गए हैं। अगर मैं हाथरस के मुद्दों की बात करूं तो यहाँ गाँव में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, बेहतर कनेक्टिविटी नहीं है और लोग इसको लेकर लगातार मांग कर रहे हैं कि भैया कनेक्टिविटी दीजिए और जो बुनियादी सुविधाएं हैं गांव में उसको ज़रूर पहुंचाई जाए। दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। बीजेपी ने यहाँ से विश्वदीप सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अक्षय यादव को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी ने यहाँ से चौधरी बशीर साहब को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि अक्षय यादव 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से जीत चुके हैं। कहा जा रहा है कि बसपा ने चौधरी बशीर को टिकट देकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी को झटका देने का काम कर दिया है और बसपा यहाँ पर अलग राह बनाती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं फिरोज़ाबाद के मुख्य मुद्दे की बात करूँ तो बेरोज़गारी, खस्ता हाल चूड़ी उद्योग का जीर्णोद्धार। दोस्तों कहा जा रहा है कि जो चूड़ी उद्योग है वो यहाँ पर अब खस्ता हाल में है, जिससे जिसकी पहचान थी उसकी पहचान छीनी जा रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबले के असर, हालांकि जो पलड़ा है वो बसपा का भारी है। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे हॉट वीआईपी सीट मैनपुरी की। मैनपुरी दोस्तों मुलायम की विरासत है और मुलायम साहब की विरासत पर जाहिर तौर पर अखिलेश यादव ने इस बार अपनी पत्नी डिम्पल यादव को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने जसबीर सिंह को मैदान में उतारा है। बसपा ने यहाँ से शिव प्रसाद यादव को मैदान में उतारा है। कहा जा रहा है कि जो शिव प्रसाद यादव हैं वो दलितों के अलावा यादव मतदाताओं में भी सेंध लगा रहे हैं। ये बड़ी बात है दोस्तों। यही रणनीति मायावती जी हर लोकसभा क्षेत्र पर दिखा रही हैं। सोशल इंजीनियरिंग, जातीय समीकरण का ख्याल रख रही हैं और यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रचार करने की खबर सामने आई है और कहा जा रहा है कि इस बार बसपा यहाँ पर बड़ा खेला करेगी। दोस्तों अगर मैं मुद्दों की बात करूँ मैनपुरी की तो यहाँ पर कानून व्यवस्था, उद्योग की कमी, स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी यहाँ पर मुख्य मुद्दा है। दोस्तों अब बात करते हैं संभल लोकसभा सीट की। संभल लोकसभा सीट पर याद करिए 2019 में शफीकुर रहमान बर्क साहब ने जीत हासिल की थी। शफीकुर रहमान बर्क साहब देश के सबसे वयोवृद्ध सांसद थे, अब इस दुनिया में नहीं हैं और यहाँ से सपा ने जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने अपने पुराने नेता लाल सैनी को मैदान में उतारा है। दोस्तों जिस तरीके से मायावती जी ने यहाँ पर पूर्व विधायक शौलत अली को मैदान में उतारा है उससे ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर जो मुकाबला है वो काफ़ी कड़ा हो गया है। यहाँ बसपा की शौलत सपा के वोटों में सेंध लगा रहे हैं। यहाँ सैनी, तुर्क और शेख ज़ादा बिरादरी में इस बार तगड़ी चुनावी मशक्क़त है। तो बसपा का पलड़ा यहाँ पर भी थोड़ा भारी लग रहा है। दोस्तों अगर मैं संभल के मुद्दे की बात करूँ तो रेलवे लाइन का विस्तारीकरण, ज़िला मुख्यालय को संभल में लाने की मांग, संभल में रोडवेज डिपो बनाने की मांग हो रही है, लेकिन अभी तक ये जो कार्य है पूरा नहीं हो पाया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे एटा लोकसभा सीट की। दोस्तों एटा में बीजेपी ने इस बार राजवीर सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने देवेश शाक्या को मैदान में उतारा है। मोहम्मद इरफान को बीएसपी ने उतार कर मुकाबले को काफ़ी रोचक बना दिया है। दोस्तों कहा जा रहा है कि मोहम्मद इरफान को मायावती जी ने यहाँ से उतार कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के गुड़ा भाग को पेचीदा बना दिया है। अगर मैं मुख्य मुद्दे की बात करूँ तो यहाँ पर बाढ़ की समस्या, औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार, मेडिकल कॉलेज और ज़िला अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती की समस्या है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे में एटा में इस बार बीएसपी काफ़ी दमखम से चुनाव लड़ रही है। नतीजे आएंगे 4 जून को, देखते हैं क्या होता है। अगली सीट की दोस्तों बात करेंगे फतेहपुर सीकरी। इस बार फतेहपुर सीकरी में सबकी जो निगाहें हैं
हाथी पर टिकी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने यहाँ से राजकुमार चाहर को फिर से मैदान में उतार दिया है। वहीं कांग्रेस ने यहाँ से रामनाथ सिकरवार पर दांव लगाया है। इसके अलावा बीएसपी की बात करूं तो बीएसपी ने यहाँ से राम निवास शर्मा को मैदान में उतारा है। शर्मा हाथी पर सवार हो चुके हैं। हालांकि शर्मा सक्रिय राजनीति से लंबे समय तक दूर रहे हैं, लेकिन उनका जातीय समीकरण किसी का भी खेल बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों, बीएसपी यहाँ पर काफ़ी मजबूत है। सबकी निगाहें इस बार फतेहपुर सीकरी में हाथी पर टिकी हुई हैं। मुद्दे की बात करूँ तो बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है। यहाँ पर उद्योग लगाने की लगातार मांग हो रही है और छोटा पशु की समस्या तो हर जगह है, यहाँ भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं आगरा लोकसभा सीट की। आगरा में इस बार बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने सुरेश चंद्र करदम को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने यहां से एक महिला प्रत्याशी पूजा अमरोही जी को मैदान में उतारकर मुकाबले को काफ़ी दिलचस्प बना दिया है। आगरा लोकसभा सीट 2009 से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। 2009-2014 में रामशंकर कठेरिया चुने गए। वहीं 2019 में बीजेपी से एसपी सिंह बघेल चुने गए। दिलचस्प बात यह है कि आगरा से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जाटो प्रत्याशी पर दांव लगाया है। और ख़ास बात यह है कि दोनों ही चेहरे नए हैं। पूजा अमरोही जी के बारे में कहा जा रहा है कि वे कांग्रेस की पूर्व राज्यसभा सांसद सत्या बहन की बेटी हैं। तो दोस्तों, आगरा में इस बार केंद्रीय मंत्री के कद और प्रतिष्ठा का होने जा रहा है इम्तिहान। तो दोस्तों, ये हैं उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें और इस पर हमने आज विस्तार से बात की, आपको पूरा मुद्दा समझाने की कोशिश की कि कहाँ पे कौन कितना ज़्यादा मजबूत है, मुख्य मुद्दे क्या हैं, क्या है समीकरण, पूरा मैंने विस्तार से दोस्तों आज आपको समझाने की बताने की कोशिश की। आपको क्या लगता है तीसरे चरण में बसपा कितनी मजबूत है, समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत है, बीजेपी का क्या होने वाला है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।